मतलब जो आपके रेमिटांसेस आ रहा है, जो गल्फ कंट्रीज के भेज दे रहे हैं, वो व्यापार में तो शामिल नहीं होगा, लेकिन वो शामिल हो जाएगा करेंट अकाउंट में। मैंने उसको क्या कहोगे, चालू खाता। तो चालू खाता में तुमको जो पोर्ट पर जो तुम सेल और परचेज करते हो, जो जाता आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और उसके अलावा जो इनविजिबल्स आता है, वो सब मिलके बनता है चालू खाते। और चालू खाते का जो बैकलॉग होगा, जो प्लस और माइनस, वो चला जाता है फिर कैपिटल अकाउंट पर। कैपिटल अकाउंट का मतलब जो आपका पीछे का लायबिलिटी या पीछे का जो सरप्लस है, वो कैपिटल अकाउंट पर जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि उधर का और इधर का दोनों का बैलेंस मिलाना पड़ता है। एक इकोनॉमिक्स में टर्म होता है प्लस और माइनस, पता नहीं तुम लोगों ने समझा है कि नहीं। अगर नहीं समझा है तो इसको समझना, ये सब बड़ा बेसिक चीज है, इसको समझने में सुविधा होगी। तो मेरे ये कहना है कि अगर तुमको मान लो भुगतान संतुलन का अगर संकट है, तो तुम व्यापार को नहीं चला पाओगे, और व्यापार घाटा निरंतर हो रहा है तो अभी व्यापार को नहीं चला पाओगे। तो व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन के समय उनकी तरलता बनी रहे उनके देश में, यह काम आईएमएफ को सौंपा गया, क्योंकि आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संचालन करे। इसके अलावा डॉलर से बाकी देशों की मुद्रा का समायोजन, ये एक प्रक्रिया चली है 1971 तक। बाद में अमेरिका ने 1971 में चलकर, वहीं से माना जाता है कि आर्थिक उदारीकरण का पहली गूंज वहीं सुनाई दी, क्योंकि अमेरिका ने अपनी मुद्रा को यानी डॉलर को उसने आईएमएफ के नियंत्रण से मुक्त करके मार्केट रेट पर फ्लोटिंग करने के लिए छोड़ दिया। तो उससे क्या हुआ कि अब जो डॉलर का एक्सचेंज है वो बाकी देशों की मुद्रा से मार्केट रेट पर होने लगा फ्लोटिंग। तो एक तरह से आईएमएफ को वह भूमिका समाप्त हो गई, डॉलर से समायोजन। लेकिन जो भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन को मिटाने के लिए या उसको कम करने के लिए जो भूमिका थी वो आईएमएफ की रही। वर्ल्ड बैंक का काम था कि तृतीय विश्व के देशों में जो नव स्वतंत्र देश थे, वहां पर आर्थिक पुनर्निर्माण को प्रोत्साहन देना। आईएमएफ स्वयं ऋण नहीं देता, लेकिन एक देश के द्वारा जो दूसरे देश को ऋण दिया जाता उसको गारंटी देता हो। और गैट का काम होता है, क्योंकि देखो गैट के बारे में माना गया है कि वो अमेरिकन गेम प्लान का हिस्सा था। अमेरिकन गेम प्लान का इसलिए कि अमेरिका, एक्चुअली ब्रिटेन ने क्या किया था कि ब्रिटेन का जब कॉलोनी स्वतंत्र होने लगी और जब चर्चिल से साइन करवा लिया गया, जिसको कहते हो अटलांटिक चार्टर, चर्चा की थी ना हमने आपसे करना, तो अटलांटिक चार्टर पर जब चर्चिल ने साइन कर दिया, तो इसका मतलब है कि ब्रिटेन को अपने उपनिवेश छोड़ने पड़ेंगे। तो सवाल यह खड़ा होता है कि ब्रिटेन अगर अपने उपनिवेश छोड़ दिए तो देन व्हाट विल हैपन। ब्रिटेन अगर अपने उपनिवेश छोड़ दिए तो फिर ब्रिटेन का मार्केट तो चला गया। तो ब्रिटेन ने क्या किया लास्ट में, उसने एक मॉडल दे दिया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मॉडल यह था कि देखिए, हम लोग लगभग 200 वर्ष तक साथ साथ रहे, हम लोग एक साथ सुख और दुख में जिए, अब हम लोग अलग अलग हो रहे हैं, तो कैसे अलग अलग हो जाएं, मतलब थोड़ा सा दुआ सलाम कम से कम होता रहे, हम लोग वर्ष में मिलें, और आपको कुछ नहीं करना, मेरी महारानी का थोड़ा सलामी वगैरह ठोकिए, आपकी भी वो एक इज्जतदार हैं और ब्रिटिश क्राउन उसमें नहीं है, उनको आप लोग भी थोड़ा सा दुआ सलाम करते रहिए, मिलते रहेंगे, चाय पार्टी होती रहेगी और कुछ नहीं। तो अमेरिका को लगा कि अरे ये तो बड़ा स्मार्ट निकला, हम मार्केट खुलवा रहे हैं, ये मार्केट क्लोज कर रहा है। सोच रहे हो कि नहीं, ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के माध्यम से अपना मार्केट को बचाना चाहता है। तो अमेरिका ने तुरंत प्रपोजल दे दिया गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का मतलब यह हुआ कि उसमें एक क्लॉज आता है, जो क्लॉज अभी डब्ल्यूटीओ में भी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एमएफएन। एमएफएन का मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब हुआ कि अगर एक देश किसी दूसरे देश को कुछ सुविधाएं प्रदान करता है तो सुविधा सीधा तीसरे देश को स्वयं मिल जाएगी। अगर एक देश दूसरे देश को सुविधाएं प्रदान करता है तो ये सुविधा तीसरे देश को स्वयं मिल जाएगी, इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इज दिस पॉइंट क्लियर? इसको समझा तुम लोगों ने? तो यही ये जो प्रपोजल है, इस प्रपोजल को हम गैट का प्रपोजल कहते हैं। और तो यही तीनों संस्थाएं बनी और ये पूंजीवादी। अच्छा, इसके साथ इसका एक और भी मकसद था, मैं बताना चाहता हूं कि उधर तो देखो, समाजवादी एक विचारधारा के रूप में ही पूंजीवाद के लिए खतरा नहीं था, एक आर्थिक मॉडल के रूप में भी खतरा था। और वो आर्थिक मॉडल क्या था? तो राज्य नियंत्रण में पूरी अर्थव्यवस्था को लाना। अगर तुम सोचो, अगर आधी दुनिया उस समय समाजवादी बन जाती तो पूंजीवादी देशों को कुछ फर्क पड़ता कि नहीं? कौन कौन बताएगा? अगर आधी दुनिया उस समय समाजवादी मॉडल को अपना लेती तो पूंजीवाद को कुछ खतरा होता कि नहीं? क्या खतरा होता? कौन कौन बताएगा?
अब देखो यही सब चीज तुम लोग नहीं सोच पाते, उसने निबंध वगैरह कहीं पर भी खड़े नहीं उतर पाते। अगर आधी दुनिया समाजवादी हो जाती तो पूंजीवाद का तो बाजार ही चला जाता। अरे विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन होगा तो पूंजीवादी देशों को लगा कि हमारा उपनिवेश भले ही चला गया और उपनिवेश तो मैंने पा लिया, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था यहाँ है, इनकी अर्थव्यवस्था यहाँ है, तो ये कच्चे माल हमें बेचते रहेंगे और हमारे बाजार के रूप में काम करते रहेंगे। मतलब हमारा इनके बीच ऐसी इकोनॉमिक रिलेशन रहेगा, ऐसे जो मिटेगा नहीं फासला, क्योंकि हम 150 वर्ष आगे हैं ना। लेकिन अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था आ गई तब तो इनका लाभ ही हमें खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था से अलग हो जाएगी और बराबरी के स्तर पर हमसे फिर ये कोई भी लेन देन करेंगे। तो ये अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया में रही तो पश्चिमी देश ऐसे रहेंगे, तृतीय विश्व के देश ऐसे रहेंगे। अगर दुनिया में समाजवादी मॉडल आ गया तो फिर दोनों पूंजीवादी देश और समाजवादी देश बराबर हो जाएंगे और तब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पतन होना तय है, क्योंकि मुनाफा ही उनका मारा जाएगा। मेरी बात दोनों तक पहुंच गई कि नहीं? तो ये चीज फर्क पड़ रहा था। इन दोनों उद्देश्य पूरा होता है इन संस्थाओं से। डैश दे दीजिएगा।